नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। चुनावी लड़ाई अब आतंक पर आई। जी हां, देश में सियासी खबरों से सरोकार रखने वाले हर शख्स की नजर इस साल पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई है। विधानसभा चुनाव की आहट है, लेकिन उसके पहले बंगाल में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। उस पर से राज्यपाल धनखड़ के एक विस्फोटक बयान ने नया भूचाल पैदा कर दिया है। राज्यपाल ने ममता राज में अलकायदा के पनपने की बात कह दी है। तो क्या अब बंगाल की चुनावी लड़ाई आतंक पर आ गई है? इसी पर करने वाले हैं हम चर्चा, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। अलकायदा ने पांव पसार लिए। हर जुल्म ज्यादा देर तक नहीं चलता है, चाहे किसी सरकार का हो। बंगाल में इसी साल चुनाव है, तभी तो जमकर बवाल है। कहीं बीजेपी के दिग्गजों का रोड शो, तो कहीं रैली के मंच से मुख्यमंत्री ममता का विरोधियों पर सियासी बाण वर्षा। और तो और अब तो खुद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी इस महाजंग में कूद पड़े हैं। यहाँ तक कह दिया कि ममता राज में तो अलकायदा पैर पसार रहा है। बंगाल में चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले सत्ताधारी और सत्ता की तलाश वाले दलों में न सिर्फ जुबानी जंग हो रही है, बल्कि खूनी झड़प में कार्यकर्ताओं की जान भी जा रही है। इसी खून खराबे पर बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने तो दिल्ली आकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात और राज्य के मौजूदा हालात पर पूरी रिपोर्ट दी। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट कितना खतरे में है, यह सार्वजनिक है। अलकायदा ने पांव पसार लिए। इलीगल बॉम्ब मेकिंग इज रैम्पेंट। बॉम्ब्स की वजह से कितने लोग आहत हुए हैं। नियाटी का बॉम्ब ब्लास्ट कितना खतरनाक रहा है। टीएमसी ने राज्यपाल धनखड़ के सनसनीखेज बयान को संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन माना है। टीएमसी का साथ देने के लिए गैर एनडीए दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इससे पहले आपने किस गवर्नर को इस प्रकार बात करते देखा था? मुझे तो स्मरण नहीं है। एक आध गवर्नर जो हुआ भी करते थे, इससे बहुत कम बोल करके भी उनकी बड़ी निंदा हुई थी। ये तो लाइव टेलीविजन डिबेट में बैठते हैं। समझ में नहीं आता है कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या कस्टोडियन ऑफ ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। मुझे तो भाजपा नेतृत्व अगर मेरी सुने तो बंगाल के किसी विधानसभा सीट से इनको टिकट दे दिया जाए। बंगाल में अब की बार बीजेपी ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लड़ाई सत्ता और साख दोनों की है। तकरीबन हर महीने बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री बंगाल का दौरा कर रहे हैं। भले ही दिल्ली की सरहद पर किसान आंदोलन की आंच है, लेकिन बंगाल में किसान हित की बात हो रही है। नड्डा ने कल बर्धमान में ऐलान कर दिया कि दीदी के जाने का वक्त आ गया, क्योंकि सिंहासन खाली करो कि बीजेपी आ रही है। जिस आतंक की बात राज्यपाल धनखड़ ने दिल्ली में कही, उसी को आगे बढ़ाते हुए नड्डा ने कहा कि ममता राज में अकेले बीजेपी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जिसमें 100 से ज्यादा का तर्पण खुद उन्होंने किया है। कटमनी, टोलाबाजी, तुष्टीकरण, ये सब चीजें यहां विद्यमान है। यहां कुल मिलाकर के प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। और दूसरा, राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। पिछले एक साल में बीजेपी और टीएमसी में खूनी झड़प में दर्जनों कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। हालांकि दोनों दलों ने ठीक रहा एक दूसरे पर फोड़ा है। चुनाव में मुद्दा मुसलमान वोट का भी है, जिनकी बंगाल के करीब 100 विधानसभा सीटों पर दखल है। शायद यही वजह है कि ओवैसी भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बर्धमान से मनोकिया लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल क्या बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, या फिर अलकायदा जिस तरह से पनप रहा है, अगर उसको लेकर केंद्र को वो रिपोर्ट सौंपते हैं, तो फिर इतनी तिलमिलाहट टीएमसी को क्यों है? इसी मुद्दे को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभंकर सरकार जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजू दत्ता मेंबर है टीएमसी के, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। जयंतो घोषाल सीनियर जर्नलिस्ट जो पश्चिम बंगाल की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं, वो भी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर इस वक्त मौजूद हैं। और अवनिजेश अवस्थी भी इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और आरएसएस के समर्थक जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले शहनवाज हुसैन साहब, आपसे शुरुआत करते हुए, खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं पश्चिम बंगाल में? अगर राज्यपाल को दिल्ली में आकर यह बताना पड़ता है कि अलकायदा पनप रहा है पश्चिम बंगाल में,
और वहां पर काबू किया जाए, क्योंकि अब सरकार के हाथ में कुछ रहा नहीं। क्या है इसके पीछे की वजह? नहीं, ये देखिए, खुफिया एजेंसी को भी मालूम है, बंगाल की सरकार को भी मालूम है कि बंगाल में पहले भी हुजी ने और कई अलकायदा से जुड़े हुए लोगों ने वहां पर बहुत सारी हरकत की है। बंगाल के अंदर पहले भी आपको पता है कि कलकत्ता में एक विस्फोट हुआ था जिसके तार अलकायदा से जुड़े थे। वहां पर आज माहौल ऐसा साजगार मिला है कि जो आतंकी हैं, जो आतंक में यकीन रखते हैं और जो इस तरह बंगाल और देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहां पर तो जो देशभक्त लोग हैं, जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। कोई जय श्री राम कह दे तो ममता जी गाड़ी से उतरकर उससे रोड पर लड़ना शुरू कर देती हैं। दिक्कत दुश्वारी ये हो रही है वहां पे कि वहां की जो सरकार है वो इन चीजों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। आप देखिए, नॉर्थ बंगाल में कई जगह बड़े बड़े विस्फोट हुए, कई लोग बम बनाते हुए मारे गए, कई लोग बम बनाते हुए पकड़े गए, लेकिन बंगाल की सरकार को, जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में गिरफ्तार करना चाहिए था, जो इतनी बड़ी साजिश कर रहे थे, उन सब के खिलाफ शहनवाज हुसैन साहब, चूंकि ये अलकायदा वाला जो एंगल है ना, अब जब 4 महीने बाकी हैं विधानसभा चुनावों में और पूरा एड़ी चोटी का जोर बीजेपी लगाई हुई है, इस वजह से एक ऐसे वक्त में अगर इस तरह के सवाल लेकर राज्यपाल दिल्ली आएंगे तो सवाल पूछे ही जाएंगे बीजेपी से। नहीं, महामहिम राज्यपाल राज्य के कस्टोडियन हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उन सब लोगों की चिंता की जाए। उनकी जिम्मेदारी है कि राज्य में कोई भी आतंक को बढ़ाने वाली कार्रवाई नहीं हो। वो अपनी बहुत सी रिपोर्ट भेज चुके हैं, लेकिन आखिर उनको ये कहना पड़ा, मजबूरन कहना पड़ा। वहां के राज्यपाल अगर एक्टिव ना हो तो पता नहीं क्या क्या हरकत ये लोग करेंगे। वहां की जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने ये बात कही है, और मैं दावे से कहता हूं कि जो इस तरह के अनासिर हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आज तक की। बंगाल की सरकार अगर कहती है कि सिर्फ आलोचना करना जिम्मेदारी नहीं है, रिजू दत्ता जी, बिल्कुल जवाब चाहता है कि बंगाल के सरकार के पास क्या रिपोर्ट है। आपके हाथ से कानून व्यवस्था फिसल गई है रिजू दत्ता जी। इस वजह से राज्यपाल भी अगर नजर नहीं रखे और केंद्र को रिपोर्ट नहीं सौंपे तो फिर क्या करें? क्योंकि वहां पर लगातार जिस तरह से राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं या मौतें हो रही हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, उसने यकीनन पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। चित्रा जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मैं चित्रा जी ये बोलना चाहता हूं कि ये जो हमारे राज्यपाल जी हैं ना, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हम सबके लिए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के तरीके से काम कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है ऐसा दिन बहुत जल्दी आने वाला है कि राजभवन के बाहर भाजपा का झंडा भी लहराया जाएगा। और अलकायदा के बारे में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अलकायदा को भी खुद पता नहीं है कि वो बंगाल में है, उनका भी कुछ बेस है। तो ये सब इलेक्शन से पहले बीजेपी का साम दाम दंड भेद जो भी वो आजमा रहे हैं, ईडी, सीबीआई, खुफिया एजेंसी सब लगा के वो ये चीज कर सकते हैं। नहीं, लेकिन वहां पर जो हत्याएं हो रही हैं उसका क्या? रिजू दत्ता जी, जो हत्याएं हो रही हैं उसका क्या? आपको बात बता रहा हूँ, ये जो मैं पूछना चाहता हूँ, ये अलकायदा को बेल आउट क्यों कर रहे हैं? या इनको अलकायदा के पक्ष में बोलेंगे और महामहिम राज्यपाल के खिलाफ बोलेंगे? थोड़ा शहनवाज जी, मेरे को मैं पूछ रहा हूँ, आपका बात तो मैंने सुन लिया ना। नहीं, मैं आपसे थोड़ा मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। आपने जो कहा कि अलकायदा को भी नहीं पता है, आपको कैसे पता कि अलकायदा को भी नहीं पता है? नहीं, ये सरकार को नहीं पता तो अलकायदा के प्रवक्ता नहीं है ना। ये जो राज्यपाल आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आपके टीएमसी के प्रवक्ता हैं। मेरा एक सवाल है चित्रा जी कि ये जवाब दें कि इनको कैसे पता लगा कि अलकायदा को भी नहीं पता है? आपको कैसे पता रिजू दत्ता जी कि अलकायदा को भी नहीं पता है? शहनवाज हुसैन सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, ठीक है। मैं चित्रा जी आपको ये बोल रहा हूँ कि हर हत्या दर्दनाक होता है, पर हर हत्या अगर वो सुसाइड हो या किसी पर्सनल कारण से हो, उसको पॉलिटिकल रंग देना ये सिर्फ बीजेपी ही कर सकता है। और ये बहुत ही नीच मनोभाव का परिचय है। हर हत्या को आप पॉलिटिकल कलर नहीं दे सकते, क्योंकि 2 महीने बाद इलेक्शन है। ये बहुत हत्या को क्या कहें? पॉलिटिकल हत्या होती है, ये बात मैं इनके शब्दों पर एतराज करता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करेंगे, पोल में टांग देंगे,
उनके साथ ज्यादती करेंगे, सर, मैंने इसीलिए बोला डाटा की कि तरह काम पॉलिटिकल, करेंगे अगर आपके और उनको कहेंगे कार्यकर्ता इसको कोई पॉलिटिक्स सुसाइड करें। करता है, रिजू दत्ता जी, जेपी नड्डा साहब गए हुए हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण तो खुद उनकी ओर से किया गया है। उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं की जान ली गई है पश्चिम बंगाल में, और ये सब कुछ रंजिश की वजह से अंजाम दे रही है और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगे हैं। चित्रा जी, मैं बहुत सम्मान के साथ ये कह रहा हूं कि जेपी नड्डा जी के घर से 80 मिनट दूरी पे 60 किसानों का मौत हो गया। उनको वो परवाह नहीं है, उनको इलेक्शन के वजह से बंगाल आके उनको हत्याओं का तर्पण किया है। ये सब मैडम, ये सब फिजूल बातें हैं, इलेक्शन की बातें हैं। ये दुनिया में सब पब्लिक को पता चल गया, आपके हर दर्शक को पता चल गया, और इस चीज का मजाक उड़ाया जा रहा है बंगाल में। चित्रा जी, ठीक है, शुभांकर सरकार जी, मैं आपके पास सामने लेकर शहनवाज हुसैन साहब एक एक करके बोलेंगे। ठीक है, लेकिन शहनवाज हुसैन साहब, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। यहाँ दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं धरने पर, और बंगाल के किसानों की ज्यादा चिंता है बीजेपी को। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रिजू दत्ता जी, हो गए आपके, दोनों लोग बोलेंगे, सुनाई नहीं देगा। शहनवाज हुसैन साहब, जल्दी से। करने वाले लोग हैं, न डरेंगे न झुकेंगे, लड़बो और जीतबो। लड़बो और जीतबो, लेकिन सवाल बड़ा यही है ना, किसानों को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं टीएमसी की ओर से, यहाँ पर बॉर्डर पर दिल्ली में किसान जमे हुए हैं, इनके सुध आप ले नहीं रहे हैं। पश्चिम बंगाल के किसानों की ज्यादा फिक्र है बीजेपी को, चुनाव है इस वजह से। ये पूरा चित्रा जी, आपका 1 मिनट में जवाब दे देता हूँ। अरे चित्रा जी, का सवाल है, एक बार बात शहनवाज हुसैन की सुन लीजिए, दोनों लोग बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। शहनवाज जी, जल्दी से। सवाल है, आपके डिबेट में तो मैं जानता हूँ आप बहुत बढ़िया से डिबेट कराती हैं, तो कम से कम बारी बारी बोलने दीजिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये किसान जो आंदोलन है, ये तो इसका बंगाल से क्या लेना देना था। ममता जी वहाँ बयानबाजी करें और हमसे भी आप सवाल करिए। यहाँ डिबेट बंगाल पर है, यहाँ किसान भाइयों के लिए कभी भी दरवाजे हमारे बंद नहीं हुए। हमने जो कानून बनाया वो उनके हित में बनाया। हमने कहा मंडी जारी रहेगी, एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन यही कम्युनिस्ट पार्टी और टीएमसी में अंतर कहाँ है कांग्रेस में? यही लोग तो भड़का रहे हैं किसान भाइयों को, मासूम किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और टीएमसी उन गरीब छोटे किसान के खाते में जो 2-2 हजार जाता था, 6,000 रुपया, वो लेने नहीं दे रही, क्योंकि टीएमसी को लगता है इसमें कट मनी नहीं मिलेगा, इसमें कमाई नहीं होगी। वो हर चीज में कट मनी लेते हैं। ममता दीदी ने खुद ही कबूल किया था लोकसभा चुनाव के बाद कि जो कट मनी लेते हैं उसको हम वापस कराएंगे। तो क्या कट में मनी नहीं मिलेगा तो क्या आप किसानों के चित्रा जी, मुझे 30 सेकंड में से 6,000 रुपया। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी बैठे हुए, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। ठीक है शहनवाज जी, रिजू दत्ता जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास 30 सेकंड जल्दी से। आपके जो किसान है ना, आपने जो बोला किसान के हित में कानून बनाया है, तो किसान बंगाल में भी है और पूरा भारतवर्ष में भी है, और इतना आपने उनके हित में कानून बनाया कि 7 बार बात करने के बाद भी कोई फैसला नहीं निकला है। तो पहले रिजू दत्ता जी, आपकी पार्टी है टीएमसी, पहले अपने बंगाल के किसानों का हित साध लीजिए। अगर केंद्र की ओर से किसानों को कोई मदद भेजी जाती है तो उसमें राज्य सरकार क्यों अपना टांग अड़ाने की कोशिश करती है? उनको तो खुश होना चाहिए कि हमारे राज्य के किसानों का भला हो रहा है। शुभांकर सरकार जी, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, ठीक है, आप दोनों लोगों की बात हो गई, ठीक है। शुभांकर सरकार जी, ये कांग्रेस पार्टी कहाँ पर खड़ी हुई है जिसने इतने लंबे दौर में शासन किया है पश्चिम बंगाल में? आज की तारीख में न 3 में न 13 में कहां पर हैं आप लोग? कांग्रेस पार्टी के लोग घर में छुपे हुए हैं ममता जी के डर से। बस ठीक है, उनको बोलने दीजिए। बोलिए शुभांकर जी। मेरे को क्यों बुलाया? नहीं, आप बोलिए। नाराज नहीं होते हैं शुभांकर सरकार जी, नाराज नहीं होते हैं, सवाल का जवाब दीजिए आप, बोलिए। डिबेट का जो डेकोरम उसको मेंटेन करना चाहिए, आप भी कराइए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जे देखिए बात यही है जे केंद्र और राज्य दोनों है। कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब होता है वो स्टेट का अफेयर्स है, और एग्रीकल्चर भी स्टेट का अफेयर्स है। कानून जब कोई देश में बनता है तब स्टेट का सजेशन किसी को पास मांगता नहीं है, किसी का सजेशन को कोई इंपॉर्टेंस दिया जाता नहीं है। आज जो कानून बना है दिल्ली में, क्यों सड़क पर किसान आज बैठा है धरना में? और मैं जानना चाहता हूं, देश को आज बीजेपी बेच रहा है, और जो अब बीजेपी देश को बेच रहा है, एक किसान है जिन्होंने कभी किसी का साथ कभी पराधीन नहीं था,
आज आजादी का बाद किसान को भी बेचने का प्रयास चल रहा है। उसका साथ साथ मैं बताना चाहता हूं जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो स्टेट को देखना चाहिए। साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है उनका जितना एजेंसी है वो भी क्या काम कर रहा है। आज जो देश का हालत है, आज बीजेपी एक साथ में देश को बेच रहा है और टीएमसी वो जो राज्य चला रहा है, स्टेट चला रहा है, उसमें भी कानून का जो एक मर्यादा होता है वो भी नहीं मिल रहा है। आज गवर्नर साहब उन्होंने हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपका पास पूछना चाहता हूं हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या होता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ट्वीट करना, ना एक्ट करना। आज उन्होंने क्यों नहीं एक्ट कर रहा है? सेंट्रल एजेंसी क्या कर रहा है? मैं एक पूछना चाहता हूं, शाहनाज हुसैन को मैं पूछना चाहता हूं, शाहनाज हुसैन जी, आपका पार्टी में आप तो सेकंड क्लास सिटीजन है, एंड नॉट ओनली दैट, आप आज मीम का साथ आप ही तो आज पूरा बीजेपी का साथ गठबंधन का अंदर का जो आज मुताबिक कर रहे हो। आप तो एक रिप्रेजेंटेटिव है मीम का और बीजेपी का साथ रिश्ता बना रहे हो। और सारा देश में आज जो हंगामा चल रहा है, बंगाल में क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं शुभंकर जी, एक तो मुझे कांग्रेस आप मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? और मेरे सवाल सर शुभंकर सरकार जी आप सुन लीजिए। एक तो सर रिक्वेस्ट है, चूंकि डिबेट में हम रैली में भाषण देने तो आते नहीं हैं, तो बट ऑब्वियस है कि आज से बीच में क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा। मुझे दो बातें नहीं समझ में आई। पहला ये कि अगर किसानों के खिलाफ बीजेपी है, कोई काम नहीं कर रही है, वो बेचने का काम कर रही है, टीएमसी भी बहुत ही बुरी है, राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन में है, कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? आपको विकल्प मानने के लिए न देश न प्रदेश कोई तैयार ही नहीं है, दूसरे स्थान पर भी आप नहीं पहुंच रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है शुभंकर सरकार जी? अब आप चित्रा जी, आपका जो संवादिक वो नड्डा जी का पीछे घूम रहा है, देख लीजिए। अधीर चौधरी विरोधी दल नेता जब मालदा में मिছিল कर रहा है, जब बांकुड़ा में उन्होंने प्रोसेसन निकाल रहा है, 10,000 उनका पीछे है, लाइव टेलीकास्ट नहीं होता है। और आपका आज तक का रिपोर्टर नड्डा जी का पीछे घूम रहा है, 5,000 जिधर जुलूस निकाल रहा है। तो आप लोग जो मीडिया है, सर हम भी तो कहते हैं राहुल गांधी से कहिए इंटरव्यू दे दें, खड़ा हुआ प्रियंका गांधी को भी बोलिए, है ना सर? जो इंटरव्यू देगा उसका चलेगा, जो नहीं देगा उसका नहीं चलेगा। शुभंकर जी, ये जो व्यक्तिगत टिप्पणी है ना, राहुल गांधी भी पश्चिम बंगाल जाए, किसने मना किया है? कब पहुंच रहे हैं बता दीजिए। राहुल गांधी कब, आपके सबसे बड़े नेता है ना, यही तो बात है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं, वो एक्शन करते हुए एक्ट में दिखाई दे रहे हैं। आपके लोग तो दिखाई भी नहीं दे रहे। कब पहुंच रहे हैं राहुल गांधी? अब तो विदेश से लौट आए हैं, बता दीजिए कब पहुंच रहे हैं? जब जाएंगे उनका भी दिखा देंगे। आप तो बीजेपी ये मीडिया पे आरोप लगा देना ना, ये आज आप लोगों की परिपाटी बन गई है किसी भी पार्टी के लिए। ठीक है, आप तो संचालिका है, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना शुभंकर सरकार जी, संचालिका हूं इसी वजह से। ठीक है, आपने जो आरोप लगाए थे शहनवाज जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी के दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मीम को लेकर आरोप लगाए हैं। हाँ, बंगाल में हिंदी की दिक्कत है, लेकिन दादा आपने बहुत बड़ा एक गुनाह किया कि मुझे सेकंड क्लास सिटीजन कहा। मैं सेकंड क्लास सिटीजन नहीं हूँ। नहीं, मैंने कहा पहली बात तो ये, अरे मुसलमान को तो ये लोग मानता ही नहीं है। नहीं, आप मुसलमान होके बीजेपी का अंदर में क्या काम कर रहे हो? क्यों नहीं खिलाफ में आवाज उठाते हो? अरे भाई, मैंने कहा ना चित्रा जी, ये कहते हैं कि मैं बीच में बोलता हूँ, जरा इनको भी डेकोरम समझा दीजिए। पहली बात तो आपने ये कहा, मेरी पार्टी में मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, और मैं पार्टी की जो 10 लोगों की केंद्रीय चुनाव समिति उसका सदस्य, जरा इनको पूरा परिचय मेरा बता दीजिए। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई आवाज उठाती है तो आप कह रहे हो कि हम देश को बेच रहे हैं, किसान को बेच रहे हैं। अरे बेचने का रिकॉर्ड तो आपके नाम है, कांग्रेस के नाम है। हम वहां पर अकेले लड़ रहे हैं। आप तो कांग्रेस का झंडा आप मोड़कर जेब में रख लेते हो, बोर्ड हटा देते हो। ममता बनर्जी ने मार कर लंबा कर दिया। टीएमसी के वर्कर ने कांग्रेस वालों को और कम्युनिस्ट वालों को, और बीजेपी के लोग वहां संघर्ष कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि आपका चैनल क्यों नहीं दिखा रहा है? आप हत्या की राजनीति के खिलाफ नहीं खड़े हुए, हम खड़े हुए। और किसानों की बात है, आपके तो नेता कहते हैं वीर तुम बढ़े चलो, और वो इटली बढ़ जाते हैं। हम किसानों के हमदर्द हैं, लेकिन बंगाल के अंदर जो लड़ाई है वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और हम आपको बता दें, आप लोग इस घमंड में न रहे, हर समाज के लोग हमारे साथ हैं।
जो माँ माटी मानुष की बात करने वाली ममता जी के साथ आज कोई नहीं है, जो क्योंकि वो बातें थी वो अब गोली बम बारूद की बात करते हैं। आज सोनार बंगला हम बनाना चाहते हैं। आज बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ हैं। लोकसभा के चुनाव में 18 सीट मिली, इस बार 200 के पार जाएंगे। लेकिन आप लोग ये ठेका मत लो कि मुस्लिम वोट आपका है और बीजेपी में जो मुस्लिम है वो सेकंड क्लास सिटीजन है। इस तरह की भाषा मत बोला कीजिए। शुभंकर सरकार जी, ये बात तो महत्वपूर्ण है ना, ये बात तो महत्वपूर्ण है कि आप लोग भी आगे प्रवक्ता को लेकर आप उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाने लगेंगे। इसके पहले आप जान लेते कि उनका तारुफ क्या है। जो देश का केंद्रीय मंत्री सबसे कम उम्र में रहा हो, आप उसके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत टिप्पणी से कब बाज आएंगे आप लोग? एक चीज बताइए, शहनाज हुसैन जी कल मेरे को क्या टिप्पणी किया था? तो कल की टिप्पणी का आज आप बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। बताएंगे, इसलिए बताएंगे क्यों। इनका एक मंत्री जी अभी उत्तर प्रदेश का मंत्री है, उन्होंने बंगाल में आके बोला था सरदा नर्दा केस में भाग मुकुल भाग। अभी वो मुकुल राय कहाँ है? ममता जी क्या कांग्रेस पार्टी कोई भी भारत के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन नहीं कर सकती। भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं हो सकता। ममता जी करती हैं ये सब। बीजेपी में हम सब सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलते हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है, वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। समाज में जो इस देश से प्रेम करता है। इसके पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, दो और मेहमान हैं, मैं जल्दी जल्दी उनका रुख कर लेती हूं। ठीक है जयंत घोषाल, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी, लेकिन अब निजेश अवस्थी जी जल्दी से आपकी टिप्पणी। राज्यपाल साहब ने जो दिल्ली आकर कहा है उसके मतलब और मायने को लेकर आप लोग तो बहुत खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इसके पीछे की ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स के जरिए भी वहां पर बीजेपी साधना चाह रही है वोटरों को? कुल मिलाकर वोट ही है ना टारगेट। चित्रा जी आपने एक सवाल उठाया था कि आईबी और इंटेलिजेंस क्या कर रही है। आईबी और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आती, मैं और आप उस तक पहुंच नहीं पाते। हमें क्या मालूम कि आईबी और इंटेलिजेंस ने क्या रिपोर्ट दी है। हो सकता है आईबी और इंटेलिजेंस ने भी यही रिपोर्ट दी हो, इसलिए आईबी और इंटेलिजेंस के बारे में ये ना हम सवाल उठाएं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, एक सेकंड सर, राज्यपाल जब देखिए सर, साफ साफ बात होनी चाहिए। राज्यपाल जब दिल्ली आकर 4 महीने जब इलेक्शन में होंगे और वो कहेंगे अलकायदा वहां पर काम कर रहा है, तो किसने रोक के रखा है वहां से अलकायदा को खत्म करने के लिए? हम राज्यपाल की रिपोर्ट दिल्ली में आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताएं, इसका थोड़ी ना कोई इंतजार करेगा। अगला बाकी मेरा यही है। नहीं, कश्मीर में इस तरह की स्थिति थी, आतंकवाद अगर वहां पर फन फैलाता था तो पहले रिपोर्ट का इंतजार किया जाता था या पहले आतंकवादियों को खत्म किया जाता था? रिपोर्ट का सवाल नहीं, सवाल ये कि इंटेलिजेंस और आईबी के पास क्या इनपुट्स हैं, क्या उसकी रिपोर्ट है, क्या उसका एनालिसिस है? ये होगा, सरकार तक पहुंचा होगा, लेकिन वो आम जनता तक आईबी की रिपोर्ट गोपनीय होती है। आईबी की रिपोर्ट गोपनीय, ये टीएमसी चित्रा जी आईबी की रिपोर्ट गोपनीय होती है, एक बात। दूसरी बात ये सच है कि वहां पर बहुत बार बम फटे हैं, बम बनाते हुए पकड़े गए लोग हैं, घरों में बम बनाने की फैक्ट्रियां, ये भी सच है। ये तो कोई छुपा हुआ नहीं, इसके लिए किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से पकड़े गए। अब तीसरा सवाल आता है कि राज्य सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार, राज्यपाल क्या कर रहे हैं। राज्य सरकार तो ये है कि जहां पर पुलिस कमिश्नर के पक्ष में आकर के ममता बनर्जी बैठ जाती है, सीबीआई को उनसे बात तक नहीं करने देती, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि आपको बातचीत करने के लिए असम जाना पड़ेगा। कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में सीबीआई बातचीत तक नहीं कर सकती वहां पर। हालत यहां तक पहुंच गई है। और जहां तक रिजू दत्ता ने कहा, मैं 10 सेकंड और लूंगा सिर्फ, कि आत्महत्या को हत्या बता रहे हैं। रिजू दत्ता जी, आप मुझे फॉरेंसिक एक्सपर्ट मत कहिएगा, लेकिन मैंने आज तक कोई नहीं देखी जिसमें पैर बांध करके, अपने पैरों को रस्सी से दोनों पैरों को बांध करके कोई पेड़ पर लटकता हो, या जो पेड़ पर लटका हो उसकी पीठ पर लिखा जाता हो मैं भाजपा समर्थक हूं। ये आप मत करिए, यह हिंसा की राजनीति। बंगाल का भद्रलोक इससे बहुत आजिज आ चुका है और उसने संकल्प कर लिया है कि अब इस हिंसा की राजनीति को वो स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज रिटन ऑन द वॉल। आप अपनी बात को आगे लेकर जाएगा जल्दी से। जयंत घोषाल, 2 लाइन में मैं आपकी बात चाहूंगी, उसके बाद ब्रेक के बाद मैं फौरन आपके ही पास लौटूंगी। जो सवाल यहाँ पर अब निजेश जी ने खड़े किए हैं उस पर जवाब दीजिए। हमको भी तो जवाब देने का मौका। मैं आ रही हूँ रिजू दत्ता जी, एक बार जयंत घोषाल। देखिए, जो चर्चा का विषय है कि बंगाल में अलकायदा, अभी देखिए गवर्नर साहब
जो रिपोर्ट देते हैं, मंथली रिपोर्ट देते हैं, स्पेशल रिपोर्ट देते हैं, उसका तथ्य का सोर्स क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली, और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी मिलते हैं, स्टेट इंटेलिजेंस भी रिपोर्ट देते हैं। और अलकायदा नेटवर्क ये सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पूरी देश का समस्या है। आसाम में भी, नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी आईएसआई और पाकिस्तान का जो एक्टिविटीज है, जिसको ऑपरेशन टोपक 2 कहा जाता है, जियाउल हक का थ्योरी, वो एक अम्ब्रेला बनाना चाहते हैं। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री ये वल्नरेबल है, क्योंकि बॉम्बे में 93 में जब अटैक हुआ था दाऊद इब्राहिम वाला, उसके बाद जब इंटेलिजेंस उधर एम्फेसाइज किया तो ईस्टर्न जो कोस्टल एरिया बांग्लादेश को इशू करके आया था। लेकिन बांग्लादेश में जो टेररिस्ट आउटफिट अभी एक्टिव है, इसके लिए आप शेख हसीना को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, शी इज हेल्पिंग। तो आज के दिन में बुद्धदेव भट्टाचार्य के समय अमेरिकन का जो सेंटर था, अटैक हुआ था अलकायदा का। और ये जो पश्चिम बंगाल है, इसके पहले भी गोपाल गांधी ने रिपोर्ट दिया था कि इससे साइलेंट स्लीपिंग डायनामाइट हो गया है पश्चिम सर, बंगाल। आपने पूरा इतिहास तो बता दिया। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि वर्तमान में अगर वहां पर इस तरह की स्थिति है, जयंतोदा मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, अगर अलकायदा वहां पर पैर पसार रहा है तो ये तो बहुत चिंता का सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य सरकार हो। लेकिन अगर इस मुद्दे पर भी राजनीति होगी तो सवाल दोनों ही पार्टियों से पूछे ही जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे, क्योंकि मां, माटी और मानुष के बाद क्या तानाशाही, तोलाबाजी और तुष्टीकरण के लिए काम कर रही है ममता सरकार, इसी बात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन नया एंगल तब आ गया जब राज्यपाल धनखड़ की ओर से कहा गया कि दरअसल अलकायदा पनप रहा है पश्चिम बंगाल में और राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चली है, जिसको काबू करने में राज्य सरकार नाकाम साबित रही है। इसके पहले मैं आपके पास आऊं जीतू जी, जल्दी से। जयंतो घोषाल, आपकी बात आधी रह गई थी। मैं चाह रही हूं मौजूदा वक्त में जो जरूरत है दोनों मिलकर हैंडल क्यों नहीं करती, क्योंकि अलकायदा जैसा मामला अगर है तो यह बेहद गंभीर हो जाता है, और चाहे वो केंद्र की बीजेपी सरकार हो या फिर राज्य की, दोनों मिलकर इसको हैंडल करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर आतंकवाद के मुद्दे पर क्यों? नहीं, देखिए, आरोप और प्रत्यारोप ये राजनेता करते हैं, और चुनाव के लिए ये हमारे देश का एक सैडेस्ट पार्ट है, ये होना ही है। लेकिन जॉइंट डायरेक्टर आईबी मिस्टर मनोज लाल, ही मेट चीफ मिनिस्टर ऑन सेवरल ओकेशंस, और इसके बारे में चर्चा किए हैं। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ऐसे नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी भी मिलते हैं गवर्नर साहब के साथ, और कोऑर्डिनेशन है। अगर एनआईसी भी जाके जो अरेस्ट करते हैं, उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट के जानकारी देना, और सेंटर स्टेट एक रिलेशनशिप, ब्यूरोक्रेटिक रिलेशनशिप, आज भी होम सेक्रेटरी के साथ चीफ सेक्रेटरी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होते हैं। तो हम लोगों को वो जानकारी हर समय नहीं रहता है, हम लोग तू मैं देखते हैं। मेरा सवाल है, अगर गवर्नर को पता है कि ये रिपोर्ट है, वो पब्लिकली अनाउंस करके अलकायदा को अलर्ट कर देना, और वो तो भाग जाएगा इसके बाद। अगर आप अनाउंस करेंगे कि इसके बाद अगर गवर्नर कहेंगे कि मालदा में इसी जगह में आउटफिट है, और दिल्ली में अमित शाह जी से बात करके वो अनाउंस कर रहे हैं, तो उसके बाद जब कलकत्ता पहुंचेंगे उस समय वो डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना गंभीर इशू है तो इसको होम मिनिस्टर अमित शाह जी अनाउंस नहीं कर रहे हैं, और गवर्नर मिलने के बाद कर रहे हैं, और वो ट्वीट करते हैं। लेकिन अमित शाह जी के साथ क्या क्या बातचीत हुआ है वो ट्वीट नहीं किए हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर ऐसे गवर्नर कहेंगे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी और अलकायदा के इशू में, मैं इसको भी अच्छा नहीं समझता हूं। गवर्नर साहब के बारे में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल और पर्सनल मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे हमारे साथ रिलेशन है, हम मिलते हैं उनसे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे पंडिचेरी में हम देख रहे हैं कि सीएम धरना दे रहे हैं गवर्नर के सामने, ऐसे स्थिति भी होना नहीं चाहिए जब प्राइम मिनिस्टर सीएम कॉन्फ्रेंस में बातचीत हो रहा है। हम लोगों को तो कोशिश ये होना चाहिए कि कम से कम अलकायदा इशू चुनाव के लिए हम छोड़ दे। सानवा जी यहाँ हैं, रिजू दत्ता जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले शहनवाज हुसैन साहब क्या किया था मुझे आज भी याद है। अलकायदा के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जो सवाल खड़े किए हैं जयंतो लाना चाहिए। शहनवाज हुसैन साहब, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं सर आपके पास। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये इशू हिंदू मुस्लिम नहीं है। ठीक है, शहनवाज हुसैन जी फिर आपके पास आऊंगी, एक बार सुनते हैं शहनवाज जी। जयंतो घोषाल साहब ने जो बात कही है, उस बात में एक बात वाज़ेह है कि मुर्शिदाबाद में इनको याद होगा कि 4 महीने पहले जो लोग पकड़े गए थे उनका ISIS और अलकायदा से रिश्ता था। बाद में उस पर बहुत लीपापोती हो गई,
मालदा में भी कई घटना घटी है जिसका जिक्र है, मैं पूरी लिस्ट सामने है, मैं उसको रख सकता हूँ। हमारा ये कहना है कि जैसा जयंतो जी ने कहा, इसको हिंदू मुस्लिम से नहीं देखना है, जो सिक्योरिटी थ्रेट है वो है। और हम ये चाहते हैं कि हुजी का या ISIS का या अलकायदा का या उस पाकिस्तानी आउटफिट का जो भी खतरा, जहां भी बॉर्डर राज है, जहां भी बॉर्डर राज होता है वहां खतरा होता है। आप जानते हैं हमारे यहाँ बिहार में ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सभा थी तो एक बहुत बड़ी साजिश हुई थी गांधी मैदान में उस सभा को उड़ाने की, लेकिन उसके में बहुत से लोग पकड़े गए। तो बंगाल में वोट के लिए इस चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जब हम कहते हैं बंगाल को खतरा है, जब हम कहते हैं अलकायदा का खतरा है, तो इसको गवर्नर साहब भी वोट के नजरिए से नहीं कह रहे हैं, इसको तो पहले से हम लोगों ने एक नहीं अनेक बार सरकार ने भी माना है। क्या कलकत्ता में हमला नहीं हुआ, जो आतंकी संगठन है उन्होंने क्या हमला नहीं किया था? क्या वहां पर बहुत सी घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें हुजी के लोग शामिल रहे और पकड़े गए, बहुत से लोग जेल के अंदर भी है। लेकिन अभी हमारा कहना है कि राजनीति चलती रहेगी, राजनीति चुनाव होते रहेंगे, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन बंगाल की सुरक्षा और देश की सुरक्षा को कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए और इसको वोट की सियासत से नहीं देखना चाहिए। तो फिर अगर राज्यपाल इस तरह की बातें कहते हैं तो आप लोगों को उसमें सियासी चश्मे की नजर से उसको क्यों देखा जाता है? देखिए चित्रा जी, मैं पहले बीजेपी के शहनवाज जी को ये बोलना चाहता हूँ कि शहनवाज जी, आपकी जो पार्टी है बीजेपी, वो सीमित हो गया है। 5 बजे थाली, 8 बजे ज्ञान, 9 बजे दिया, 20 लाख करोड़ का जुमला, अंबानी निर्भर भारत और PM केयर का फ्रॉड। और आपको अगर हम लोग पूछे कि रोटी, कपड़ा, मकान, किसान, नौकरी, तब आप लोगों का सिर्फ जवाब है भारत माता की जय और जय श्री राम। ठीक है। और आपके जो दूसरे प्रवक्ता है जिनको आपने बिठाया है राज्यपाल बना के, बिकॉज राज्यपाल इज एन अपॉइंटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो अभी इसको मुद्दा बना रहे। और अलकायदा का जो बात है, अगर अलकायदा बंगाल में है या देश के किसी भी प्रांत में है, आप उसका एक्शन लीजिए। आपके होम मिनिस्टर हैं, आप एक्शन लीजिए, थोड़ी ना इसमें TMC जाके बोला। एक्शन लेने के लिए पहुंचेंगे तो पता चलेगा मुख्यमंत्री पहले खड़ी हो जाएंगी। बहुत सारे मामलों में देखा जा चुका है कि यहाँ दिल्ली से एक्शन होता है, मुख्यमंत्री पहले खड़ी हो जाती है और कहा जाता है कि हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। रिजु दत्ता जी, TMC भी तो माहौल बनाती है ना बहुत सारे गंभीर मुद्दों पर। नहीं चित्रा जी, ये गलत बात है। नहीं देखिए, TMC को जांच के लिए अगर CBI की कहीं रेड पड़े तो कहा जाता है हमें परेशान किया जा रहा है, कोई और जांच एजेंसी वहां पर तफ्तीश करने चली जाए तो कहा जाता है कि सियासी है। तो हर मुद्दे पर आप लोगों को सियासत ही नजर आती है। आप लोग अब जवाब ले लीजिए, कितने एक्साइटेड मत होइए। अभी कविता आपने पढ़ दी, 20 लाख का जुमला और क्या क्या बोल दिया, आप जवाब ले लीजिए। चित्रा जी, हाँ बोलिए शहनवाज हुसैन साहब। ठीक है, देखिए मैं कह रहा हूं कि एक पहाड़ा पढ़कर आए और एक रटा हुआ बयान दत्ता जी आपने पढ़ दिया और उसके बाद कह दिया जुमला है। आपको किसान गरीब से मतलब कहाँ है? आपको माँ माटी मानुष की बात करके गोली बम बारूद नहीं जानते। हम जब कोई बात करते हैं तो आप इसी तरह का जुमला करते हैं। अरे किसानों के लिए जितना हमने किया, आपने जवाब नहीं दिया कि एक बार सुन लीजिए शहनवाज हुसैन को, उसके बाद आपने बोल ली थी अपनी बातें, एक बार उनको बोल लीजिए। गरीबों के लिए जो हमने हेल्थ इंश्योरेंस की योजना लाई, मैं चित्रा जी ये पूछ रहा हूँ, एक बार जब गरीबों के लिए हमने उनके इलाज के लिए। रिजु दत्ता जी एक बार बोल लेने दीजिए प्लीज शहनवाज हुसैन को, फिर आप बोलिएगा। दोनों साथ में बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी भाई, प्लीज। हमने पक्का घर गरीबों को देने की बात कही, उसमें ये उदासीन क्यों है? ये जवाब मुझे दे दीजिए ना। ज्ञान मत दीजिए आप लोगों ने, आप जवाब दे दीजिए। कोई ज्ञान नहीं है, पहाड़ा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मर रहे हैं जवाब दिल्ली दीजिए, में, उनका जेब क्यों काटा आपने? 2 घंटे दूरी पे एक साथ मत बोले प्लीज रिजु दत्ता जी, एक बार सुन तो लीजिए वो जो जवाब दे रहे हैं। किसान के बारे में ज्ञान हम नहीं आप जवाब दीजिए। गरीबों के लिए जो योजना भेजते हैं उसमें कट मनी क्यों खाते हैं? किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, उसके हर योजना में, केंद्र सरकार की योजना में आप लोग जो कट मनी खाते हैं उसका जवाब चाहिए। बंगाल की जनता जानना चाहती है कि ये कट मनी कब बंद करेंगे, केंद्रीय योजना का लूट कब बंद करेंगे। बंगाल की जनता जानना चाहती है कि आप लोग आयुष्मान भारत हो या किसानों के जेब में पैसा जाना हो, इससे क्यों दर्द होता है? आप गोली बारूद की बात क्यों करते हैं? ये पार्टी में बुआ भतीजे की पार्टी क्यों रह गई? आपकी पार्टी को छोड़कर
सब लोग क्यों जा रहे हैं? आपकी पार्टी से वो भंग क्यों हो रहा है? आपकी पार्टी के कार्यकर्ता का, बंगाल की जनता का ये जानना चाहते हैं। आप लोग पहाड़ पर हैं, लोकसभा के चुनाव में भी आप रिजु दत्ता जी सुन तो लीजिए उनकी बात। रिजु दत्ता प्लीज एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर बोलिएगा। आपको बता देते हैं। ठीक है रिजु दत्ता जी, रिजु दत्ता जी, रिजु दत्ता जी, एक बार शहनवाज हुसैन की बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद बोलिएगा। अच्छा एक बात बताइए, 29 राज्यों में पश्चिम बंगाल का नंबर किसानों के मामले में कहां पर है? रिजु दत्ता जी जानकारी तो होगी ही आपको, किसानों का इतना रट्टा मार के आए हैं। अरे इनको नहीं पता है इतना रट्टा मार के आए हैं ना, जवाब दीजिए कि किसानों के मामले में पश्चिम बंगाल 29 राज्यों में कौन से नंबर पर है? इतना ही किसानों, दिल्ली में बैठे किसानों की फिक्र है आपको। रिजु दत्ता जी किसानों के मामले में पश्चिम बंगाल कौन से नंबर पर है मैं पूछ रही हूँ। नंबर 1 अवार्ड मिला है 6 बार 7 साल में। कब मिला? 7 साल में अभी कहा है? मैं अभी की बात कर रही हूँ, मैं अभी की बात कर रही हूँ। 7 साल हम लोग पावर में, उसमें 6 बार नंबर 1 अवार्ड मिला है, स्टेट का अवार्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो अवार्ड दिया। मैडम रिसर्च देख लीजिए, आप थोड़ा कर लीजिए। 6 साल से 10वां साल पूरा होने जा रहा है। 2011 से लोगों को मारकर पोल से टांगना, पैर से लटकाना, राजनीति में जितनी मर्यादा आप लोगों ने तोड़ी है कभी भी इतिहास क्षमा नहीं करेगा आप लोगों को। मासूम लोग जो पंचायत का चुनाव लड़ते थे उनको आप लोगों ने हत्या करने का काम किया, विधायक को मारकर टांगने का काम किया। अरे आपकी पार्टी तो पूरी तरह से, चलिए ठीक है, से आगे निकलते हैं। ठीक है रिजु दत्ता जी, लेकिन ठीक है वाली पार्टी है, लोगों को छोटा करने वाली पार्टी है सर। आप और ठीक है रिजु दत्ता जी, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों को देखें तो अपने राज्य में किसानों की हालत क्या है और कौन से नंबर पर है पश्चिम बंगाल का किसान, ये भी बता देते आप तो ज्यादा अच्छा रहता। इसमें नहीं पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जेपी नड्डा जी की ओर से कल ही कहा गया था, मुझे लग रहा था कि आप सुने होंगे, जब नड्डा जी के पूरे तफ्तीश करके आते हैं तो उनकी ओर से जो आरोप लगाए गए थे कि 29 राज्यों में से 24वें स्थान पर है किसानों के मामले में पश्चिम बंगाल। नड्डा जी को क्या खुद पता है कि वो क्या बोल रहे हैं? चले बाहर। शुभंकर सरकार जी आप हाथ उठा रहे थे, उसके बाद अपनी जयश्री में आपके पास आऊंगी, जनतोदा आपके पास। शुभंकर सरकार जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये क्या हो गया है? आप लोग मतलब उस अग्रेसिव आक्रामक तरीके से जिसके लिए कांग्रेस कभी जानी जाती रही है वो नजर भी नहीं आती है। अभी आप लोगों का गठबंधन का भी कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है कि जाएंगे लेफ्ट के साथ, नहीं जाएंगे, कहां पर खड़े रहेंगे, और आपके नेता भी अभी तक पहुंचे नहीं है। देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूं। पहला, जो संतरासवादी जो टेररिज्म इशू में राज्यों और केंद्र दोनों को अलर्ट होना चाहिए, देश को लेके सोचना चाहिए। आज आप देखिए टीएमसी का एक एक छोटा नेता 10-15 उनका सिक्योरिटी मिल रहा है, और बीजेपी का जो नेता जो टीएमसी से बीजेपी में अभी गया है उन लोग को भी 30-35 वाला सिक्योरिटी एक एक को मिल रहा है। और अलकायदा और कोई टेररिज्म कोई हमारा जो बाजू में रहेगा ये तो नेचुरल कोर्स है। क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वो ध्यान से नहीं करेगा तो देश का हालत जैसा हो सकता है ऐसा ही हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं जो स्टेट एंड सेंटर दोनों को सोचना चाहिए जे कोई टेररिज्म कोई संतरासवाद हमारा देश में खतरा ना पैदा कर सके। और गवर्नर जी जो जयंत घोषाल जी सीनियर जर्नलिस्ट जयंतोदा ने राइट बात बताए उन्होंने, क्यों गवर्नर जो सीक्रेट रिपोर्ट देंगे, क्यों वो तो पहला अलर्ट कर रहा है, जो संतरासवादी को अलर्ट कर रहा है जे तुम इधर काम करो और मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तुम भाग जाओ। मैं सोचता हूं देश के लिए राज्य के लिए जो भी ऐसा है कहीं होता हम है लोग क्या? को ऑल पॉलिटिकल मतलब वो अगर बता देंगे कि यहाँ पर आतंकवादी हैं तो वो डर कर भाग जाएंगे। अगर ऐसा रहता तो कश्मीर में फिर ऑपरेशन ऑल आउट क्यों चलाना पड़ता? अरे आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बता देंगे जे इधर इधर बंगाल में ऐसा ऐसा जगह में है कि अगर प्रेस में आ जाने से या देश को पता चल जाने से आतंकवादी भाग जाएंगे तो फिर कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाने की जरूरत क्यों पड़ती? वहां पर हमारी सुरक्षा एजेंसियों को और हमारी सेना को इस तरह से मुस्तैद क्यों रहना पड़ता? अगर सिर्फ ये जान जाने से किस राज्य में आतंकवाद है तो या आतंकवादी पनप रहे हैं। पता है जो होम मिनिस्टर जो चीज बताना चाहिए वो हमारा प्रेसिडेंट इंडिया को बताना नहीं चाहिए। आज 2 मर्यादा है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसका मुताबिक देश को भी चलना चाहिए। ये चुनाव के लिए
हमारा पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अवनीश अवस्थी जी, TMC जो चीज कर रहा है, इस पर आपका बीजेपी जवाब। भी वैसी ही चीज बंगाल में कर रहा है। अवनीश जी, इस पर आपका जवाब जल्दी से। चित्रा जी, शुभंकर सरकार को आपने एक जवाब तो दे ही दिया कि ऐसा नहीं होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी का नाम आने के बाद उसको मालूम चलता है कि मेरे बारे में मालूम चल गया। उनके अपने सारे सिस्टम होते हैं, वो पहले से तैयार होते हैं। एक बात, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गवर्नर के बारे में, राज्यपाल के बारे में सारे क्वेश्चन मार्क जल्दी से, वक्त की कमी है। आपने कहा कि आपके मामले में कोई नहीं बोले तो उनके मामले में भी आप उसी का पालन कीजिए, ठीक है? जल्दी से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, चित्रा जी 10 सेकंड लूंगा, सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि अगर राज्यपाल को, मैं जगदीप धनखड़ जी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले केसरीनाथ जी थे, वहां पर अगर उनको विधान भवन में घुसने से रोका जाए, जादवपुर यूनिवर्सिटी में घुसने से रोका जाए, ये कौन सी पार्टी, उसका कौन निंदा करेगा? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ना रिजू दत्ता उसके लिए जिम्मेदार कि राज्यपाल की सारी गरिमा आपको याद आ जाती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर, और उस समय राज्य सरकार क्या करती है, पार्टी वहां की क्या करती है, ये याद नहीं रहता आपको? किस तरीके का व्यवहार करती है वहां की पार्टी, इसके बारे में भी जरा सोचिए। और जयंतो दा ने बिल्कुल सही कहा कि पूरे पूर्वोत्तर में और पूरे देश में अलकायदा के, आतंकवाद के खतरे हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए और उसके हिसाब से जो भी काम करना चाहिए वो गृह मंत्री, ये महत्वपूर्ण है कि अगर आतंकवाद का मुद्दा है तो उस पर केंद्र और राज्य सरकार को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की वर्तमान में जरूरत है। अगर इस बात में जरा भी सच्चाई है, जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है, जयंतो दा ने भी ये बात कही और साथ ही यहाँ पर तमाम दूसरे मेहमानों ने, कि पश्चिम बंगाल में अलकायदा पैर पसार रहा है तो उसको तुरंत काबू किए जाने की जरूरत है। फिलहाल इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, अलग अलग राजनेताओं के आपने बयान सुने। आगे क्या होगा पश्चिम बंगाल में, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में 4 महीने का वक्त बाकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जोरों पर है, लगातार उसी पर हल्ला बोल में हम चर्चा कर रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। लड़ाई आतंक पर आई, इसी को लेकर लगातार हल्ला बोल में आप ये चर्चा सुन रहे थे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आगे जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।